प्यारे बच्चों, मैं ज्योति एसडीएस विद्यापीठ से आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 5 की क्लास में सामाजिक विज्ञान अध्याय 14 संघीय शासन। संघीय का अर्थ होता है संघ में एक साथ। संघीय शासन, संघीय शासन कैसे चलता है आइए इसके बारे में जानते हैं और पढ़ते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं हमारे देश में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारे देश इन्हीं सब से मिलकर के बना। हमारा जो देश है वो इन्हीं सबों से मिलकर के बना है, अतः इसे ही संघ कहते हैं। हमारा देश 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर के बना है, इसे ही संघ कहते हैं। हमारे देश का शासन प्रबंध भी 2 स्तर पर होता है। हमारे देश का जो शासन प्रबंध है, शासन चलाने का कार्य है, शासन प्रबंध वो 2 स्तर पर होता है, संघ स्तर तथा राज्य स्तर। संघ स्तर को केंद्र स्तर भी कहते हैं। संघ स्तर को केंद्र स्तर भी कहते हैं, संघ स्तर तथा राज्य स्तर। संघ स्तर पर शासन चलाने वाली सरकार को संघीय या केंद्रीय सरकार कहते हैं। संघ स्तर पर शासन चलाने वाली सरकार को संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार कहते हैं। देश के सभी राज्यों के ऊपर इनका नियंत्रण रहता है। देश के सभी राज्यों के ऊपर इनका नियंत्रण रहता है। राज्य के स्तर पर शासन चलाने वाली सरकार को राज्य सरकार कहते हैं। राज्य के स्तर पर शासन चलाने वाली सरकार को राज्य सरकार कहते हैं। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों की शक्तियों और कार्यों को संविधान निश्चित कर दिया है। जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार, इन दोनों कार्यों को, इनकी शक्तियों को संविधान निश्चित कर दिए हैं। उदाहरण के लिए देश की सुरक्षा और विदेशों से संबंध केंद्रीय सरकार के कार्य हैं। देश की सुरक्षा करना और विदेशों से संबंध ये केंद्रीय सरकार का कार्य है। जान माल की देखभाल, शिक्षा आदि राज्य सरकार के, आदि जो है ये राज्य सरकार के कार्य हैं। जान माल की देखभाल, शिक्षा आदि राज्य सरकार के कार्य हैं। ये एक दूसरे की सहायता से कार्य करती है। जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार है, दोनों एक दूसरे की मदद से, एक दूसरे की सहायता से कार्य करते हैं। अब देखते हैं केंद्रीय सरकार। केंद्रीय सरकार के अनुसार 3 अंग होते हैं। केंद्रीय सरकार के अनुसार 3 अंग होते हैं। पहला है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। पहला है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का कार्य होता है कानून का निर्माण करना। व्यवस्थापिका का कार्य होता है कानून बनाना या कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका शासन चलाना, कानून को लागू करना। दूसरा है कार्यपालिका, इसका कार्य होता है शासन चलाना, कानून को लागू करना। तीसरा है न्यायपालिका, इसका कार्य होता है न्याय करना। अब देखते हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजधानी। अब देखते हैं व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका को संसद भी कहते हैं। व्यवस्थापिका को संसद भी कहते हैं। इसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसके व्यवस्थापिका के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इनके सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। 25 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले स्त्री पुरुष चुनाव में प्रत्याशी या उम्मीदवार हो सकते हैं। 25 वर्ष या 25 वर्ष से ऊपर स्त्री या पुरुष कोई भी प्रत्याशी या उम्मीदवार हो सकता है। प्रत्याशी भारत का नागरिक होना चाहिए। जो उम्मीदवार वोट के लिए होता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। वह पागल, दिवालिया अथवा न्याय द्वारा दंडित नहीं होना चाहिए। जो उम्मीदवार वोट के लिए खड़ा होता है वो पागल, दिवालिया और न्यायालय से दंडित नहीं होना चाहिए। उसको
एक अच्छा नागरिक, जिसे एक अच्छा नागरिक मानकर वोट दिया जा सके, जिस प्रत्याशी का सबसे अधिक वोट होता है। और इसमें वोट कौन करता है? 18 वर्ष से ऊपर के स्त्री पुरुष सभी लोग वोट दे सकते हैं। जिस प्रत्याशी का सबसे अधिक वोट मिलते हैं वो चुनाव जीतता है। जिस प्रत्याशी का सबसे अधिक वोट होता है वो चुनाव जीतता है। इस प्रकार चुने गए प्रतिनिधि लोकसभा बनती है। जैसे हम लोग जान लेते हैं, जैसे कि हमारे गांव में ही जब ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, कई प्रत्याशी, कई उम्मीदवार वोट के लिए, ग्राम प्रधान के लिए खड़े होते हैं। जिसका वोट सबसे ज्यादा होता है वही ग्राम प्रधान बनता है। ऐसा हम सभी लोग जानते हैं। अपने गांव की बात बता रहे हैं, तो ऐसा होता है। तो फिर ऐसे ही व्यवस्थापिका में भी होता है। 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग जो वोट देते हैं, वे जिसका सबसे ज्यादा अधिक वोट या मतदाता वही जीतता है। इस प्रकार चुने गए प्रतिनिधियों से लोकसभा बनती है। इसके सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। इस सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। अब राज्यसभा का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य द्वारा होता है। राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा होता है। ये 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इनका कार्यभार होता है जो वो 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्यों का स्थान प्रत्येक 2 वर्ष के बाद नए सदस्य ले लेते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो इसके सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद नए सदस्य ले लेते हैं। राज्यसभा के जो कार्यभार होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। अब राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य करते हैं। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च अधिकारी होता है। राष्ट्रपति ही देश का पहला नागरिक होता है। यह 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को संसद कहते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको ही सांसद कहते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य करते हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार संभालता है। अगर राष्ट्रपति नहीं होता है तो जितना भी कार्यभार होता है वो उपराष्ट्रपति संभालता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का भी अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का भी अध्यक्ष होता है। संसद के कुछ कार्य हैं, आइए देखते हैं। संसद कानून का निर्माण करती है। संसद जो है वो कानून बनाती है, कानून का निर्माण करती है। दूसरा है संसद संविधान में शोधन करती है। संसद जो है वो संविधान में शोधन करती है। तीसरा है संसद केंद्र सरकार का बजट पास करती है। संसद जो है वो केंद्र सरकार का जो बजट होता है वो पास करती है। चौथा है संसद जनता पर नए कर लगाती है। संसद जो है वो जनता पर नए कर लगाती है। पांचवा है संसद निर्वाचन संबंधी कार्य भी करती है। अब देखते हैं कार्यपालिका। लोकसभा में अनेक दलों के सदस्य चुनकर पहुंचते हैं। लोकसभा में अनेक दलों से सदस्य जो है वो चुनकर पहुंचते हैं। प्रत्येक दल अपना नेता चुनता है। प्रत्येक दल जो होता है वो अपना नेता खुद चुनता है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। राष्ट्रपति जो होता है वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यदि किसी एक दल का बहुमत नहीं होता है तो राष्ट्रपति ऐसे नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ऐसे नेता को जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। लोकसभा के बहुमत का समर्थन हो प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री के सलाह से, प्रधानमंत्री से मिलजुल कर उसके सलाह से राष्ट्रपति जो है अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रियों से मिलकर मंत्रिमंडल बनता है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रियों से मिलकर ही मंत्रिमंडल बनता है।
मंत्रिमंडल देश का शासन सही ढंग से और सुचारू रूप से चलाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रीगण कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रीगण कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब देखते हैं न्यायपालिका। न्याय करने के लिए हमारे देश में अनेक न्यायालय हैं। न्याय करने के लिए हमारे देश में अनेक न्यायालय हैं। देश का सबसे बड़ा न्यायालय उच्चतम न्यायालय कहलाता है। जो देश का सबसे बड़ा न्यायालय है वो उच्चतम न्यायालय कहलाता है। यह दिल्ली में स्थित है। इसके न्यायाधीशों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। उच्चतम न्यायालय संविधान के नियम कानून की रक्षा करता है। जो उच्चतम न्यायालय होता है वो संविधान के कानून और नियम की रक्षा करता है। यह दो राज्यों के बीच विवाद होने पर फैसला करता है। यह नागरिकों को दिए गए अधिकारों की भी रक्षा करता है। जो नागरिकों को अधिकार दिया गया होता है उसकी रक्षा भी करता है। अब देखते हैं राजधानी। दिल्ली भारत देश की राजधानी है। दिल्ली भारत देश की राजधानी जैसे कि हम लोग जानते हैं दिल्ली भारत की राजधानी है। यहीं पर राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उच्चतम न्यायालय, यहाँ पर केंद्रीय सरकार के सभी विभिन्न कार्यालय, सरकारी भवन स्थित हैं। इन कार्यालयों में बहुत से कर्मचारी कार्य करते हैं। जैसे महानगर पालिका में और आते हैं जैसे दिल्ली, मुंबई। हम जानते हैं दिल्ली भारत देश की राजधानी है। ऐसे ही हर राज्य की अपनी राजधानी होती है। जैसे दिल्ली भारत देश की राजधानी वैसे ही हर राज्य की अपनी राजधानी होती है। ऐसे ही 4 मुख्य महानगर हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। अब देखते हैं राष्ट्र की सुरक्षा। राष्ट्र की सुरक्षा कैसे होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। हमारे देश की शक्तिशाली थल सेना जिसे हम कहते हैं आर्मी, हमारे देश की शक्तिशाली थल सेना जिसे आर्मी कहते हैं, जल सेना जिसे नेवी कहते हैं, वायुसेना जिसे एयरफोर्स कहते हैं, जो अपने अपने स्थान पर सदैव तैनात रहते हैं। ये अपने अपने स्थान पर सदैव तैनात रहते हैं, सतर्क रहते हैं। सेना के इन तीनों अंगों में सैनिकों का युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाता है। युद्ध के लिए तैयार किया जाता है। प्रशिक्षण का अर्थ होता है ट्रेनिंग दिया जाता है। युद्ध के लिए तैयार किया जाता है जल सेना, थल सेना और वायुसेना को। भारतीय थल सेना, जल सेना तथा वायुसेना के अलग अलग सेनाध्यक्ष हैं। ये युद्ध के समय आपस में तालमेल बनाकर अपने अपने अधीन सेना का संचालन करते हैं। ये आपस में मिलजुल कर तालमेल बनाकर अपने अपने अधीन सेना का संचालन करते हैं। तीनों सेनाध्यक्षों के कार्यालय देश की राजधानी नई दिल्ली में है। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी होता है। जो भारत का राष्ट्रपति होता है ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी होता है। रक्षा संबंधी कार्यों के लिए रक्षा संबंधी कार्य करने के लिए रक्षा मंत्रालय है जिसका प्रमुख रक्षा मंत्री होता है। सेना के अतिरिक्त कई अर्धसैनिक बल भी हैं। सेना के अतिरिक्त कई अर्धसैनिक बल भी हैं जैसे सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल, असम राइफल, तटरक्षक बल आदि। ये देश की सीमाओं पर तैनात रहकर उसकी सुरक्षा का कार्य सजगता और कुशलता से करते हैं। ये लोग हैं ये देश की सीमाओं पर तैनात रहकर उसकी सुरक्षा का कार्य सजगता और कुशलता से करते हैं। आपदा के समय वे दिन रात कार्य
करके लोगों की सहायता करते हैं। दिन रात एक करके लोगों की सहायता के लिए कार्य करते हैं। देश के भीतर की समस्याओं का समाधान, जो देश के अंदर समस्या होती है उसका समाधान पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस करती है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा संघीय शासन। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।